हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी 71 के लिए घटना चक्र के सीरीज को लेकर आया हुआ हूं। तो आपको इसमें सिर्फ घटना चक्र के प्रश्न देखने को मिलेंगे और आज मैं आपको हिस्ट्री के प्रश्न कराने वाला हूं। तो घटना चक्र के हिस्ट्री के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे डिटेल डिस्कशन के साथ। और ये सेशन आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन टकराता हुआ दिख जाएगा। या तो आप बीपीएससी टीआरई 4 में एग्जाम देने जा रहे हो या बीपीएससी 71 में, तो सभी जगह यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो चलो भाई, हम लोग आज अपने प्रश्नों को यहाँ पर डील कर लेते हैं एंड अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं अपने प्रश्नों को यहाँ पर। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो देखो ये क्या पूछ रखा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। क्या वो बार्थ डियाज था, वास्को डिगामा था, अल्मोड़ा था या अल्बुकर्क था। तो अगर पूछ ले आपसे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में पूछ ले, तो आप लोग हमेशा आंसर लगाइएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा या अल्मीरा, ठीक है। तो अल्मोड़ा या अल्मीरा जो था वो प्रथम वायसराय था भारत का। पुर्तगाली का प्रथम वायसराय कौन था, तो अल्मीरा जो है पहला वायसराय था पुर्तगाली उपनिवेश का। ध्यान में रख लीजिएगा। ये अल्मीरा या अल्मोड़ा है जो भारत कब आया था, तो 1505 में ये भारत आया था। 1505 में जो है अल्मोड़ा या अल्मीरा भारत आया था, ये भी याद जरूर रख लेंगे आप लोग। यहाँ पर एक प्रश्न ये वास्को डिगामा से पूछ लेता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 1498 ईस्वी में जो है वास्को डिगामा क्या किया था, तो 1498 में ये भारत आया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को डिगामा जो है भारत आया था और इसने जो है भारत की खोज करी है। और ये भारत कब आया है, तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत जो है वो किस कंपनी का आगमन हुआ। तो सबसे पहले भारत में जो है पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका आगमन हुआ था। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी और सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने ही अपना जो है फैक्ट्री भी स्थापित किया था। तो सबसे पहले भारत का किसका आगमन हुआ है, तो पुर्तगाली कंपनी का सबसे पहले आगमन हुआ है। इस बात को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु अपनी उपयोग कौन करता था। देखो, बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती के लिए जो है हुगली नदी, यहाँ पर हुगली भी होना चाहिए था, हुगली नदी का जो है उपयोग कौन करता था। तो ध्यान में रख लीजिएगा, क्या वो डच था, फ्रांसीसी था, पुर्तगाली था या अंग्रेज था। तो देखो, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए जो हुगली नदी का यूज करा जाता था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। इस बात को दूर ध्यान में रखिएगा। और ये जो यूज करा जाता था वो लूटपाट के लिए करा जाता था यूज। ठीक है, लूटपाट करने के लिए। भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो एक बात याद रख लीजिएगा, 1612 में। और कहाँ पर, ये तो 1612 यहाँ पर दे दिया है, बट इसका एक्चुअल डेट अगर देखा जाए ना तो 1613 होता है, बट 1612 यहाँ पर दे रखा है, तो 1612 भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो देखो, अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया, ये पूछ रखा है आपसे। तो देखो, अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री गोवा में स्थापित किया, हुगली में, आरकोट में या सूरत में। तो अंग्रेजों ने जो है अपना पहला स्थापित जो फैक्ट्री किया था भाई, वो 1612 में वो सूरत में कर रखा था। कहाँ पर किया था, तो सूरत में किया था। ध्यान में जरूर रख लीजिएगा, सूरत में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वालियों के स्थान पर हराया था। तो देखो, वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को हराया था स्वालियों के स्थान पर। तो क्या वो विलियम हॉकिंस था, थॉमस बेस्ट था, थॉमस रो था या चाइल्ड था। तो भाई वो था आपका थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ही वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने जो है पुर्तगालियों को स्वालियों के स्थान पर हराया था, पुर्तगालियों को स्वालियों के स्थान पर हराया था। ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक फैक्ट्री जो है वो पटना में स्थापित किया था। तो ये पटना में कब स्थापित किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ 1601 में, तो नहीं भाई, 1632 में, 1774 में या 1651 में। तो डच ईस्ट इंडिया जो है कंपनी अपना स्थापित किया है पटना में, वो 1632 में किया है। कब किया है, तो 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था पटना में 1632 में। ध्यान रख लीजिएगा।
1707 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो पहली बात तो यही याद रख लेना है कि पहली बात क्या आपको याद रख लेना है कि जो है वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था भाई ये हुआ था 1760 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ है? तो 1707 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। अगर मंथ आपसे पूछ ले तो याद रख लीजिएगा जनवरी के 1760 में। जनवरी के 1760 में मंथ भी पूछ सकता है। तो जनवरी 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रख लीजिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है ये फ्रांसीसी थे ये हार गए थे। ये इन लोगों को डिफीट कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हारे कौन थे वांडीवास के युद्ध में? तो जो फ्रांसीसी थे वो हार गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए और इसमें अंग्रेज क्या हुए थे तो अंग्रेज जो है इसमें जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे। आपसे पूछा जाएगा कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने करा था? तो याद रख लीजिएगा सर आयर कूट ने नेतृत्व करा था। सर आयर कूट। तो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व सर आयर कूट कर रहे थे। और जबकि आपका फ्रांस की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रख लीजिएगा काउंट डी लाली। कौन कर रहा था? तो काउंट डी लाली नेतृत्व कर रहा था। तो वांडीवास का युद्ध आपके लिए क्लियर हो चुका होगा कि वांडीवास का युद्ध हुआ कब है? तो जनवरी 1960 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई एंड फ्रांसीसियों का हार हुआ। इस जो वांडीवास युद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से जो है सर आयरकूट कर रहे थे और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली कर रहे थे। बट इसमें जो है फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हो गई थी। इस बात को जरूर ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है कि जो आपका बक्सर की लड़ाई, भाई तो ये बक्सर की लड़ाई बिहार से रिलेटेड है तो पूछ लेगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो देखो बक्सर की लड़ाई, तो बक्सर की लड़ाई तो पहले यही याद रख लेना कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुआ था 1764 में। और किस मंथ में? तो अक्टूबर 1764 में जो है आपके बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रख लीजिएगा त्रिगुटी सेना। तो त्रिगुटी सेना में कौन कौन शामिल थे? तो याद रख लीजिएगा मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला और और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय। तो देखो तिलगुटी सेना जिसमें कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम शामिल थे। और वर्सेस कौन? तो वर्सेस अंग्रेज। तो अंग्रेज और तिलगुटी सेना के बीच में हुआ था। तिलगुटी सेना में कौन कौन? तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो इन दोनों के बीच में जो है ये आपका बक्सर का युद्ध देखने को मिला था। और इस बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज की जीत हो गई थी, अंग्रेज का जीत हो गया था। जबकि तिलगुटी सेना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम जो है इस जंग में जो है वो हार गए थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा? तो याद रख लीजिएगा कैप्टन मुनरो। कौन? हेक्टर मुनरो जो है इस अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हेक्टर मुनरो कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो जो है इस अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और तिलगुटी सेना जिसमें कि तिलगुटी सेना का हार हो गया था। ठीक है, उसके बाद एक बात ये भी याद रख लीजिएगा कि बक्सर का युद्ध का समाप्ति के बाद, जो बक्सर का युद्ध था जब इसमें ये तिलगुटी सेना हार गए, तो इस युद्ध के समाप्ति के बाद जो है एक इलाहाबाद की संधि हुई है। इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 में, जो कि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। जब इसमें जो है त्रिगुटी सेना हार गई ना, तो उसके बाद जो है इलाहाबाद का संधि देखने को मिला था, जो कि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? तो याद रख लीजिएगा
इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। और ये इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में, आपको ध्यान रख लेना है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो देखो, अफीम के लिए अगर पूछ ले, तो अफीम के लिए पूछ ले, चाहे शोरा के लिए पूछ ले, शोरा के लिए पूछ ले, अफीम पूछ ले, चाहे शोरा के लिए पूछ ले, तो बिहार इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अफीम या शोरा के लिए जो है बिहार टॉप लेवल पे था, और बिहार इसके उत्पादन के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो अफीम पूछ ले चाहे शोरा पूछ ले, तो बिहार के साथ आपको आंसर यहाँ पर लगा करके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आपका नेक्स्ट, कि इलाहाबाद की संधि के बाद, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि के बाद तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो देखो, अगर पूछ ले आपसे कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है ना मुर्शिदाबाद का उप दीवान, तो याद रख लीजिएगा रजा खान को बनाया गया था, वो मुर्शिदाबाद का उप दीवान रजा खान को। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था, बिहार, तो बिहार का उपदीवान अगर पूछ ले, तो बिहार का याद रख लीजिएगा सिताब राय को बनाया गया था, सिताब राय को बनाया गया था। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में देखने को मिली थी, तो इसके बाद जो है ये जो मुर्शिदाबाद का उपदीवान था वो रजा खान को, और बिहार का नवाब जो है राजा सिताब राय को बनाया गया था। ध्यान में रख लेना इस बात को। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन, तो भाई ये ठगों का उन्मूलन अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, आपसे पूछ रखा है यहाँ पर। तो ठगों का उन्मूलन जो है वो हुआ था लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, तो नहीं भाई, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन हुआ था, कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ध्यान में रख लीजिएगा। एक ठगों के उन्मूलन से जुड़े हुए कौन थे? तो याद रख लेना है कि विलियम बेंटिक भी जो है ठगों के उन्मूलन से ही जुड़े हुए थे। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक अगर पूछ ले कि ठगों का उन्मूलन किसने किया है, तो विलियम बेंटिक ने किया है। बट इन्होंने किसे अपॉइंट किया था? तो कैप्टन स्लीमैन को अपॉइंट किया था। मतलब इन दोनों के ही हेल्प से जो है ठगों का उन्मूलन किया गया है। तो दोनों इसके लिए आंसर बन सकते हैं, विलियम बेंटिक भी और कैप्टन स्लीमैन भी इसके आंसर बन सकते हैं। तो दोनों को ध्यान में आपको रखते हुए चलना है। ठीक है, द्वैध शासन का जनक, तो देखो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को, या फिर लियोनेल कर्टिस को? तो देखो, द्वैध शासन का अगर जनक पूछ ले, तो याद रख लीजिएगा सर लियोनेल कर्टिस को जो है द्वैध शासन का जनक माना जाता है। सर लियोनेल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी भाई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेजली था, तो वेलेजली तो नहीं था। डलहौजी था, डलहौजी भी नहीं था। डलहौजी के टाइम में तो प्रथम रेल चली है भाई, प्रथम ट्रेन जो है ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चला है प्रथम ट्रेन। कहाँ से? तो मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक, मुंबई से ठाणे तक जो है प्रथम रेल चला है। कब? तो 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेल चला गया है मुंबई से थाने तक डलहौजी के टाइम पर। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे वही पूछ ले कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो याद रख लीजिएगा पाम आस्टिन, पाम आस्टिन, पाम आस्टिन जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो जाता है 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? तो याद रख लेना है 1857 की क्रांति जो स्टार्ट वो मेरठ से हुआ है। और कब? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1858 को मेरठ से स्टार्ट हुआ है 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? यहां से प्रश्न एक देखने को जरूर मिलता है आपके एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में किसने नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का? तो खान बहादुर खान है नहीं भाई,
कुंवर सिंह ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है बिहार से। बिहार में भी एक्चुअल अगर जगह पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, बिहार का एक्चुअल जगह था जगदीशपुर। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था भाई। और ये जो है जगदीशपुर से ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इनका जो है आपके कुंवर सिंह का डेथ जो हो गया था, डेथ वो हो गया था 23 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1800 नहीं, 23 नहीं, 26 अप्रैल, एक बार डेट चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है कि 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका डेथ हो गया था, वीर कुंवर सिंह का। अगर जन्म पूछ ले तो 1700, बर्थ इसका पूछ ले कि कब हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था 1773 या 4 में, ऐसे ही कुछ था। 1774 में शायद इनका जन्म हुआ था, एक बार ये भी चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। 73 होना चाहिए, 1773 में इनका जन्म हुआ था, चेक कर लीजिएगा ऐसे आप लोग। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर, तो भाई ये बिहार में केंद्र पूछे तो जगदीशपुर था। देखो अब एक बिहार में एक पटना से भी नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। पटना से एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, पटना से 1857 की नेतृत्व कर रहे थे एक पीर अली थे, ये एक पुस्तक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता। ये भी जो है आपके नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। और ये 3 जुलाई 1857 को शायद इन्होंने नेतृत्व करा था, 3 जुलाई से इन्होंने नेतृत्व करा था, 3 जुलाई 1857 को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखो आपसे पूछ ले कि 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन अगर पूछ ले आपसे, तो देखो ये क्या आपको देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था भाई? तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अगर बता सकते हो तो बताओ आप लोग, थोड़ा मैं सोच लेता हूँ आपको और क्या बताना है। बताओ आप लोग, अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमददुल्ला, फजलेल हक खेरवाड़ा, लियाकत अली। तो याद रख लीजिएगा, अहमदुल्ला शाह जो थे ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो फैजाबाद से ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन अगर पूछ ले तो फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले अहमदुल्ला जो थे यही थे, और इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखो किस उर्दू कवि ने देखा था, मीर तकी मीर तो नहीं भाई, जोक ने नहीं, तो ये मिर्जा गालिब वो शख्स थे जिन्होंने, जो ये उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो भाई झांसी की रानी, तो झांसी की रानी जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई ने जो है 1857 की क्रांति का भाई वो नेतृत्व भी किया था। तो ये पूछ रखा है आपसे कि इसका जो है मृत्यु कहाँ पर हुआ था झांसी की रानी का? लखनऊ में, कानपुर में, ग्वालियर में या झांसी में? तो याद रख लीजिएगा कि झांसी की रानी जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसे कि मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता था, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, या फिर इसे ही मनुबाई के नाम से भी जाना जाता था, मनुबाई, मनुबाई या मणिकर्णिका के नाम से रानी लक्ष्मीबाई को ही जाना जाता था। और इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो याद रख लीजिएगा ग्वालियर में जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये लड़ते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए इनका जो है डेथ हो गया था। और इनका जो समाधि स्थल है वो भी ग्वालियर में ही बनाया गया है। निम्नलिखित वर्गों में किसके किसके 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो देखो किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया है, ये पूछ रखा है आपसे। तो याद रख लीजिएगा, मजदूर लोग तो 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे, शाहूकार लोग जो है वो भाग नहीं ले रहे थे भाई।
कृषक तो भाग लिए थे, जमींदार भाग नहीं लिए थे। मतलब कि ए और डी जो है, जमींदार और मजदूर, जमींदार और शाहूकार, ये दोनों जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे, साहूकार और जमींदार। तो बी और डी यहाँ पर करेक्ट होगा, बी और डी। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो देखो 1857 की क्रांति ये स्टार्ट कहाँ से हुई है? तो बैरकपुर से नहीं भाई, ये मेरठ से स्टार्ट हुआ है। मेरठ से स्टार्ट हुआ है कब? तो 10 मई 1857 को जो है बैरकपुर मेरठ से स्टार्ट हुआ है 1857 की क्रांति। और इसमें इस बात को ये भी ध्यान रख लेंगे कि ये क्रांति जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये 11 मई 1857 को, 11 मई 1857 को ये क्रांति जो है दिल्ली पहुंच गया था। ठीक है, दिल्ली पहुंच गया था। और इसमें जो संदेश फैलाया गया था वो कमल के फूल और रोटी से फैलाया गया था। 1857 की क्रांति के लिए जो संदेश फैलाया गया था वो कमल और रोटी से फैलाया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति का संदेश। अगर आपसे पूछ लेगा एक प्रश्न कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से हुई है, तो बिहार में 1857 की क्रांति याद रख लीजिएगा, वो रोहिणी, रोहिणी जो कि आपकी देवघर में पड़ता है, तो रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ है 1857 की क्रांति बिहार में। और ये 32वीं रेजिमेंट किसके द्वारा? तो 32वीं रेजिमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को जो है बिहार में 1857 की क्रांति स्टार्ट की गई थी 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। और ये कहाँ पे किया गया था? तो भाई आपके रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ था बिहार में। 1857 के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? तो याद रख लीजिएगा 1857 के विद्रोह में कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो ये मुंगेर वाला इलाका जो है वो अप्रभावित रहा है 1857 की क्रांति में। मुंगेर ही वो जगह है जहाँ पर बंदूक का कारखाना देखने को मिलता है, बंदूक कारखाना। उसके बाद सिगरेट फैक्ट्री देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको सिगरेट फैक्ट्री देखने को मिलता है। ठीक है, पटना ही वो जगह है जहाँ पर भाई आपको दाल सबसे अधिक, दूध सबसे अधिक, दाल दूध सबसे अधिक देखने को मिलता है। पटना वो जगह है जहां पर आपके लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट 2 और विधानसभा की सीट जो है वो 14 है। पटना जिला जिसमें कि लोकसभा का सीट 2 और विधानसभा का सीट 14 है। पटना जिला ही वो जिला है जहां पर गंगा नदी जो है 99 किलोमीटर जो है बहती है। गंगा नदी 99 किलोमीटर बहती है, गंगा नदी, ध्यान में रख लेना है आपको। ठीक है, आरा का जगदीशपुर, आरा का जगदीशपुर ये फेमस है किसके नाम से? तो भाई वीर कुंवर सिंह के नाम से, जहां पर आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का डेथ हो गया था। ठीक है, तो 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का डेथ भी हो गया था। निम्नलिखित में किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858 को जारी किया था विक्टोरिया का उद्घोषणा। तो 1 नवंबर 1858 ध्यान में रख लेना है कि उद्घोषणा कब जारी किया गया है रानी विक्टोरिया का। तो ये हुआ था 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जारी किया गया था। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। किसने 1857 की विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो देखो भाई 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा अगर पूछ ले कि किसने दिया है, तो 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा जो है सर जेम्स ऑल्ट्रॉम और डब्ल्यू टेलर ने दे रखा है। सर जेम्स ऑल्ट्रॉम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, याद रख लेना है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वर्णित किया गया? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अगर पूछ ले तो वीडी सावरकर के द्वारा किया गया है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने वर्णित किया है? तो वीडी सावरकर ने कहा है 1857 की क्रांति को। बाल गंगाधर तिलक से याद रख लेना है मराठा और केसरी, मराठा और केसरी जो मैगजीन था उसका प्रकाशन इन्होंने करा है। ठीक है, मराठा इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था और केसरी जो है वो मराठी भाषा में लिखा जाता है, ध्यान में रख लेना है। दादा भाई नौरोजी को ही वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध पुरुष।
ग्रांड ऑलमेन ऑफ इंडिया, दादा भाई नरोजी। बंगाल व बिहार के नील कृषक की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो भाई, नील दर्पण जो था, नील दर्पण ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण एक पुस्तक था, बुक था, जिसमें कि नील के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया था। नील के किसानों के दुर्दशा का वर्णन किया गया था, और ये लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा नहीं भाई, आचार्य कृपलानी के द्वारा नहीं, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था आपका नील दर्पण मित्र, जिसमें बंगाल व बिहार के किसानों के दशा का वर्णन किया गया था। आई होप इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो नील के किसानों का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो आपको याद रख लेना है, नील दर्पण पुस्तक में, जिसको दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में याद रख लीजिएगा, ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ पुस्तक में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है आनंद मठ पुस्तक में। ठीक है। और इस आनंद मठ की रचना किसने की है? तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ पुस्तक की रचना, उपन्यास की रचना कर रखी है। और ये जो है सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड था। और इस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो याद रख लेना है, मजमून शाह और देवी चौधरानी। मजमून शाह और देवी चौधरानी जो है सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है। तो मजमून शाह और देवी चौधरानी ने सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया है। और इसमें जो है वर्णन जो है वो आनंदमठ पुस्तक में है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है। और आज मैंने आपको हिस्ट्री के प्रश्न सभी कराए हैं। तो एक एक करके ऐसे ही मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश कहता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सभी के प्रश्न यहाँ पर करा दूंगा। तो आप लोग चिंता ना करें, आपका जो है घटना चक्र जो है बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर खत्म भी कर दूंगा। तो चलिए, मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।